हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण पर राजनीति तेज हो चुकी है। हरियाणा राजभवन में होली खेलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से एसवाईएल का पानी मांगकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विवाद को हवा दे दी है। मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें हरियाणा के हिस्से का पानी चाहिए जो दिल्ली भी जाता है। मनोहर लाल के इस बयान के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भगवंत मान से जवाब मांगा है। बादल ने कहा कि एसवाईएल पर भगवंत मान को जो चुप्पी है वो चिंताजनक है। आपको बता दें, एसवाईएल नहर पर हरियाणा और पंजाब के बीच 4 दशक से राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार के राज में हरियाणा को यह सफलता जरूर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में जल्द सुनवाई करते हुए हरियाणा के हक में फैसला सुनाया। अब पंजाब को एसवाईएल नहर का निर्माण करना है ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर विधायक भतीजे की ओर से ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए बनाई गई पहली आउटलेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। अब उनके भतीजे ने यह काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ती है बल्कि खाने वालों का शरीर स्वस्थ रहता है। मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के बड़े जानकार हैं जो कि लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री 20 मार्च से 9 दिन के इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक एनजीओ की ओर से विश्व स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान अलग अलग देशों के शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और अपने अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो उसे लागू करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमारे माननीय विधायक घनश्याम जी जो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं, यहाँ पूरे जिले में सबसे अच्छी खेती करते हैं। जिले नहीं, मैं समझता हूँ बहुत एरिया में अच्छी खेती करते हैं। विधानसभा में भी ये बात कही है कि सबसे अच्छे किसान है जिनको कृषि के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। ऐसे हमारे विधायकों में घनश्याम दास जी, तो जहाँ पहले इनकी जानकारी दूसरी टाइप की खेती में बहुत ज़्यादा थी, तो अब इन्होंने ऑर्गेनिक शुरू की। इनके भतीजे हैं केशव, तो उन्होंने रिस्क लिया कि भाई हम उस टाइप की खेती करें। और मैं समझता हूँ बड़ा पुण्य का कार्य है कि जहाँ इससे हमारी धरती भी सेफ होती है। लगातार जिस प्रकार का खाद का और पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं उससे धरती की शक्ति भी कमज़ोर होती है। और धीरे धीरे क्या रहा था कि कितनी खाद का और कितनी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे उसके बावजूद भी ज़मीन बच नहीं रही थी। इस प्रकार से मतलब खरपतवार वगैरह पैदा होते जा रहे थे, बीमारियाँ बढ़ती जा रही थी। तो लेकिन अब जिस प्रकार से खेती इन्होंने शुरू की, ऑर्गेनिक खेती शुरू करी है और उससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उत्पाद मिलेगा लोगों को। पहले ज़माने में एक बात होती थी कि जब हम कोई चीज़ पैदा करते थे तो अगर वो गलत होती थी तो बेचते हम किसान भी डरते थे आगे कहीं किसी को नुकसान होगा तो उसका पाप मुझे लगेगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इन 50-60 सालों में एक परिवर्तन आया। पाप जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पर लोग इस तरह बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में। उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के। खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका। वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया। इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के देखिए एक एनजीओ है जो विश्व स्तर पे काम करती है एजुकेशन के लिए
वो हमें मिली थी और उसने हमें कहा कि हम इंग्लैंड में इस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं और हमारे देश के भी कई प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री हैं उसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारा आपसे है कि आप भी आएँ, तो हमने उसका प्रोग्राम बनाएंगे और मैं भी और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है, हमारे ACS हैं, हम सब के सब उसमें जा रहे हैं और हम देखेंगे। तो अब शिक्षा में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, कहीं नया नया एक प्रयोग कर रहे हैं लोग, वो प्रयोग कितने सफल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो सारे सफल यहाँ भी होंगे। तो हम वहाँ देखेंगे किस प्रकार से वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। हरियाणा में नियम 134A के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजे जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार यानी कि 21 मार्च को होगी। शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में फरवरी महीने में प्रदेश भर के करीब 550 स्कूलों को नोटिस भेजे थे। नोटिस मिलने के बाद हरियाणा स्कूल प्रोग्रेसिव कॉन्फ्रेंस की ओर से इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर कर दी थी, जिस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया था। सबसे पहले अंबाला में निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए थे और इस पर अंबाला के स्कूलों ने शिक्षा विभाग को जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नियम 134A को लेकर याचिका दायर की है। हरियाणा के चरखी दादरी की अनाज मंडी में आप पार्टी की ओर से जिला स्तरीय सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व GM धनराज कुंडू अध्यक्षता सदस्यता ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आप पार्टी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। तो वहीं उन्होंने संबोधित करते हुए बताया कि CM केजरीवाल के नेतृत्व में आपका जनाधार बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण पंजाब में सबके सामने है। के इलेक्शन के बाद पूरे बदलाव के मूड के अंदर आ चुकी है। हरियाणा की गठबंधन की बीजेपी और जेजेपी सरकार बहुत पहले माइनॉरिटी की सरकार बन चुकी है, जनता की सरकार नहीं रही है। ये एक मजबूरी की सरकार है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। ना इन्होंने एक स्कूल सुधारा, ना एक हॉस्पिटल सुधारा, ना कॉलेज सुधारा, ना बिजली सुधारी, ना पानी सुधारी। सारे हरियाणा के अंदर गुंडा राज उसका है। व्यापारियों से फिरौती मांगते गोली तक मार दी जाती है। हर इनका अफसर और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। युवक बेरोजगारी के अंदर भारत सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से नंबर 1 पे हरियाणा, और खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी मिलती नहीं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए। विधानसभा के अंदर आपने चैट सुनी होगी, जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहता है, उसकी नाक के नीचे जब पैसे का लेन देन होता है तो मुख्यमंत्री की सलाह के बिना ये हो नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बदलाव का लोगों ने मन बना लिया है और हर रोज हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हम नगर निकाय के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। घोला चीका को विकास के मामले में चंडीगढ़ बनाने वाले नेताओं के दावों की पोल उस वक्त खुली जब घोला चीका के गांव भागल के लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की माने तो चीका पहवा रोड बनवाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जनता की गुहार पर गौर नहीं किया गया, जिसे लेकर अब ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जब इस बारे में स्थानीय विधायक ईश्वर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी सड़कों के हालात बेहद ही बुरे हैं और पूरा मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही सभी सड़कें बनाई जाएंगी। किस प्रकार हमारी सड़कों का हाल है, वैसे तो कहीं भी आप देख लीजिए, आप स्कूल की व्यवस्था देख लो, अस्पताल की देख लो, लेकिन जो ये हर रोज का जो काम हर आदमी को पड़ता है गुला आने जाने का, गुला के पूरे एरिया की सड़कें हैं जो तहस नहस हुई पड़ी है ना। कुछ सड़कें जो मेन बड़ी सड़कें हैं उनकी हालत ख़राब हुई है। उसके कारण ये है कि 3 महीने तक तो जो है ठंड इतनी थी उसमें पिंगलता ही नहीं तारकोल, और 3 महीने के बाद इनके टेंडर निकले हैं। सबके टेंडर निकलने के बाद अप्रैल में मौसम बदलेगा और मई में सारी सड़कें बनेंगी। मैं आज जो है ना पब्लिक का है ना, पिछले महीने तो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह का फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान सामने आया। बिंदु दारा सिंह का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए किसी कौम को ब्लेम करना ठीक नहीं। थिएटर में जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। बिंदु दारा सिंह का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू ही थे,
हिंदू से ही सिख और मुसलमान हुए। बिंदु दारा सिंह बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बिंदु दारा सिंह ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखना हमारा फर्ज है। इस फिल्म से हमें सीखना और समझना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, एक चीज़ है जो 30-40 साल पहले हुई थी, तो वो चीज़ के बारे में तुमने एक फिल्म बनाई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसे हम देखें, उससे हम सीखें, कुछ समझें। लेकिन किसी को ब्लेम करना उसके लिए आई थिंक बहुत गलत है। जो लोगों ने वो किया 30-40 साल पहले, वो आज कोई भी नहीं है उनमें से, उन्हें पकड़ रहे तो बात अलग है। दूसरों को या कोई कौम को ब्लेम करना बहुत ही जाहिलपन है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब मैं देखता कोई थिएटर में उठ के कोई बात बहुत बुरी कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत गलत है। ये फिल्म बनाई गई है ये चीज़ के लिए कि जो चीज़ हुई थी कश्मीरी पंडित के साथ वो बहुत गलत हुई थी, बहुत गलत हुई थी, और ऐसी चीज़ कभी भी वापस दोहराई नहीं जाएगी। सर, साहित्य है, फिल्में हैं, ये समाज का दर्पण है, लेकिन जो पिछली बातें हो चुकी हैं उन्हें पर्दे पर दिखाना। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, जब हमारा हिंदुस्तान एक देश इतना प्यारा प्रेम से सब लोग एक दूसरे के साथ रहने वाला देश था, लेकिन यहाँ जात पात था। शुरुआत में सिर्फ हिंदू थे सब के सब, और जो भी बाकी बने तो आप समझ सकते हो हिंदुओं से ही बने। तो आज वो आप उसे मुसलमान कहो, सिख कहो, ईसाई कहो, जो मर्जी कहो, पर याद रखना। अपने तीखे बयानों से विपक्षी पार्टियों को ढेर करने वाले अनिल विज इस बार अपनी गायकी से कार्यकर्ताओं को चित्त कर रहे हैं। दरअसल होली के मौके पर अनिल विज एक कार्यकर्ता के घर पर होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखाई दिए और 1960 के दशक का गीत गुनगुनाया। ले चल पार मोरे साजन में उस पार मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना है। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार में शहीद यादगार समिति ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे साल विभिन्न तरह के आयोजन करने की योजना बनाई है। इन आयोजन का थीम सांझी संस्कृति बचाओ अभियान रखा गया है। यह आयोजन 23 मार्च शहीदी दिवस से शुरू होकर 26 जनवरी 2023 तक चलेंगे। इन आयोजनों का उद्घाटन 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर पंजाबी धर्मशाला में आयोजित एक सेमिनार से होगा। 10 मार्च को रोहतक में एक राज्य स्तर पे जन संगठनों की, बुद्धिजीवियों की, गणमान्य नागरिकों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि आज़ादी के आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर एक कार्यक्रम किए जाएं। और इसका महत्व इसलिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ जावा है क्योंकि सरकार का। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए। 10,000 पंजाब पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ 15,000 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 10,000 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 15,000 ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ है तो फैसले भी लोगों लिए होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम चंडीगढ़ से यमुनानगर के बदहाल सड़कों के हालात को जानने के लिए यमुनानगर पहुंची। टीम में कई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो साथ ही ये भी माना कि जिले में सड़क हादसा रोकने के लिए इंतजाम कितने हैं, क्योंकि आए दिन इसके लिए सड़कों पर लोग अपनी जान जो है वो इसके चलते गंवा रहे हैं। आपको बता दें, यमुनानगर में सड़कों की हालत दयनीय है और माइनिंग जोन होने के कारण ओवरलोड वाहनों को भी जिले में भारी समस्या आ रही है, जो कि सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से टीम आई है, जो कि इसमें SC PWD B&R है, इसमें SC PWD B&R है और एक्शन हमारे PWD B&R यमुनानगर से है। डॉक्टर तेजेंद्र सानी जो मेंबर हैं लीड एजेंसी, वो साथ हैं। बेसिकली यह एरिया में जो ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट्स हैं उनके निरीक्षण के लिए आई है। वह जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उन पर दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए आई है। वह जो उन पे एक्शन लेना है रोड ओनिंग एजेंसीज ने, उसके संबंध में आज टीम ने निरीक्षण किया है और शहर के अन्य जो चौराहे हैं और दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनका भी निरीक्षण किया है और उनके संबंध में रोड ओनिंग एजेंसीज को आदेश दिए गए हैं कि उनको ठीक करके और हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कम किया जा सके। यमुनानगर में जो हमने वर्ष 2021 के जो ब्लैक स्पॉट रिपोर्ट के अनुसार देखा है, 19 ब्लैक स्पॉट है। वह 54 इसके अंदर 54 ब्लैक स्पॉट है। वह 19 दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं जिनको एक्शन को आदेश दिए गए हैं कि उनको त्वरित प्रभाव से ठीक किया जाए, और जो अगर जिनमें अगर टेंडर प्रोसेस है तो उसके बारे में हेडक्वार्टर को सूचित किया जाए, ताकि उसको अर्ली से अर्ली। इसका मैं सदस्य हूँ। यमुनानगर के अंदर हमारे जैसे कि 54 ब्लैक स्पॉट हैं और 19 हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। उनको लेकर मैं एक निवेदन किया था काउंसिल में कि काउंसिल की एक कमेटी गठित की जाए और वो जिला यमुनानगर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र और दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स का वो निरीक्षण करे, क्योंकि लोकल मीटिंग में जब यहाँ होती है तो उसमें एक खाना पूर्ति की तरफ शायद हम बढ़ रहे थे, परंतु वो चीज़ उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना जनहित के लिए बहुत ज़रूरी था। और उसी के संदर्भगत आज ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी के अध्यक्षता में एक लीड एजेंसी की कमेटी यहाँ आई है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और हम लोग अभी एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स और ब्लैक स्पॉट का विजिट हम लोग कर रहे हैं। खाना पूर्ति रहती है। देखिए, अभी तक जो खाना पूर्ति को लेके सवाल उठाए थे वह हमारी जो टीम आई है उसके सामने वो चीज़ें रखी गई हैं। धरातल पर बहुत मतलब हालत क्रिटिकल है और बहुत से काम अपेक्षित हैं जो जनहित में किए जाने। बहुत वहीं हरियाणा में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशे की एक बड़ी खेप ले जा रहे एक व्यक्ति को झज्जर की अपराध शाखा ने धर दबोचा। अफीम की बड़ी खेप एक ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाकर ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम रोहतक मार्ग पहुंची और गांव मेरधाना मोड़ के पास नाका लगा दिया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को टूल बॉक्स में अफीम के 3 बड़े पैकेट बरामद हुए। नशीला पदार्थ पकड़ा है, जो कहाँ से क्या। कल 18 मार्च को हमें दोपहर को कुछ सूचना मिलेगी, रेवाड़ी की साइड से एक ट्रक आएगा जिसमें कोई नशीला पदार्थ हो सकता है। तो इस सूचना पर हमने सही मानकर अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की। ASI अनिल जो हमारे CI स्टाफ जज्जर से है, उसके नेतृत्व में 4-5 मुलाजिमों की रेडिंग पार्टी तैयार की और उसको हमने रोहतक रोड पर बिरदाना मोड़ के नज़दीक हमने अपनी नाकेबंदी
शुरू की। तो फिर कुछ देर के बाद वो ट्रक आया, इसको हमने रुकवाया। रोकने पर उसकी हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की, क्योंकि नशीला पदार्थ होने का शक पहले से ही था। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पूरी विधि अनुसार जब उसको चेक किया तो ट्रक के टूल बॉक्स से हमें 3 अलग अलग पैकेट में ये अफीम बरामद हुई। एक में 1 किलो 130 ग्राम, दूसरे में 1 किलो 2 किलो 134 ग्राम और तीसरे में 1 किलो 886 ग्राम। तो टोटल ये 5 किलो 130 ग्राम के करीब हुई। मार्केट में क्या रेट होगा सर इसका? मार्केट में क्या कीमत होगी सर इसकी? मार्केट में इसकी कीमत करीब 15-16 लाख के करीब होगी। और जो आरोपी था उसका नाम है देवलाल सन ऑफ महेंद्र राम, डिस्ट्रिक्ट सिरसा का है, भावदीन गांव का रहने वाला। ठीक है, तो उसको गिरफ्तार किया, आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये राजस्थान से लेकर चला था, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है उस, वहाँ विजयनगर है, गोपालपुरा, वहाँ से। तो आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको रिमांड पे लेके विस्तृत। वहीं हरियाणा के अंबाला में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में अंबाला में कई बार गोलियां चली और कई लोगों की जान गई। और इसी तरह एक बार फिर से अंबाला कैंट के गांव रामगढ़ माजरा में गोलीकांड देखने को मिला, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो पीछे से एक गाड़ी आई और मेरे भाई के इसके पैर पे चढ़ी। हमने उसको कहा कि अपना धीरे आराम से चलो। उसके बाद वो निकल के हमसे बहस करने लग गए। बहस करने के बाद उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 4 फायर किए, जिसमें से हम 3 फायर से बच गए, पर एक फायर हमारी गाड़ी के पिछले बैक वाले विंडो मिरर पे लगा और वो वहीं उसी टाइम टूट गया। उसके बाद उन्होंने, जब उनसे कोई फायर नहीं लगा, तो उन्होंने उसी गन से मेरे यहाँ पे उसका पुट्ठा जो होता है वो मारा और उसके बाद मेरा ब्लड शुरू हो गया वहाँ से, और हम वहाँ से किसी तरह भाग गए सारे। उसके बाद मैं अपने गांव के वहाँ आके, मेरे गांव वाले ही मुझे मिल गए, मेरे को लगा मैं वहाँ सेफ़ हूँ, तो मैं वहाँ आके रुक गया और अपनी गाड़ी देखने लग गया कि सब कुछ ठीक है। बट जब गाड़ी देख रहा था, उसके बाद उनकी गाड़ी दोबारा पीछे से आ गई, जो क्रेटा थी HR85C 5070 नंबर उसका था। तो पीछे से आई, उन्होंने मेरे को कहा कि तू यहाँ गलत फंस गया, ये तो हमारा ही ऑफिस है। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, चलो गांव वाले भी हैं, कोई बात नहीं। वो मेरे को फिर ऑफिस के अंदर ले गए, गांव वाले भी साथ ही थे। उन लोगों की पीछे से 15-20 लोग और आए और उन सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरे को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं वहाँ से किसी ना किसी तरह भागा। मेरा खून सारी जगह से निकल भी रहा था। और जिस गाड़ी में वो शॉट लगा था उनकी बुलेट का, उसी गाड़ी से मैं दोबारा फिर यहाँ हॉस्पिटल में आया उन दोनों। हम वहाँ अपनी ज़मीन के पास खड़े थे, पीछे से एक क्रेटा गाड़ी आई HR85C 5070 गाड़ी नंबर थी एक। उसने मेरी गाड़ी के ऊपर पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। मेरे ब्रदर ने बोला भाई आराम से चला लो। उसने उतरते सारी बोला, कह रहा भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उतरते सार 4 फायर कर दिए। हम फायर से बचे, पर एक फायर मेरी गाड़ी के जो पिछला शीशा है वो सारा तोड़ दिया। जो गाड़ी इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे सिर पे और मेरे ब्रदर सारा घायल है, वो हॉस्पिटल में मौजूद है। हम दोनों मौजूद हैं मौके पे। और मैंने 112 पे फ़ोन करा, कंट्रोल रूम में 112 ने, किसी ने मेरे 6 फ़ोन करे, 6 किसी ने। हरियाणा के घरोंडा में एक परिवार की होली की खुशियां मातम में बदल गई। 27 वर्षीय गौरव अपनी पत्नी शिल्पी के साथ होली का त्योहार मनाकर अपने घर लौटा था। होली पर लगा रंग उतारने के लिए दोनों दंपति बाथरूम में गए और इसी दौरान बाथरूम में लगे गैस गीजर से गैस रिसाव होने के कारण दोनों वहीं पर बेसुध हो गए। बाथरूम में हुई गौरव और शिल्पी के साथ इस घटना के बारे में परिजनों को कोई भनक नहीं लगी। करीब 2 घंटे के बाद जब गौरव के परिजनों ने बाथरूम को देखा तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पति पत्नी को बेसुध अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। त्योहार के दिन हुई इस घटना के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। तो मेरे पास फ़ोन गया था भाई ये दोनों ना बाथरूम में बेहोश पड़े हैं। तो मैं भागा हुआ आया, देखा सारा, तो ये एक्चुअली गैस गीज़र लगा हुआ है इनके बाथरूम में और उसमें ये नहा रहे थे। और इन्होंने लगभग 1 बजे के बाद इनको संभाला नहीं, लगभग 3:30 बजे के बाद संभाला है। 2-3 घंटे वहाँ बाथरूम में ऐसे ही पड़े रहे। तो अब बाकी जो भी अभी कार्रवाई जो भी होगी जैसे होगी ये देख रहे हैं। अबे हॉस्पिटल से ब्रॉड डेड का रुका आया था, जिसमें गौरव और शिल्पा जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी डेथ हो गई है।
जो इनका पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। कैसे क्या सूचना क्या अभी सूचना जो ब्रॉड डेड में जो डॉक्टर्स ने और परिवार के जो इन्फॉर्मेशन दी है कि गैस गीज़र बाथरूम में लगा हुआ था, जिसकी गैस लीक होने से इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी क्या कार्रवाई कर रही है? अभी बॉडी पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल करनाल भिजवाएंगे पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद इनका पोस्टमार्टम करवा के जो भी रीज़न होंगे वो। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।